नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। किसान आंदोलन की तरफ इशारा करते हुए पीएम ने यह कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि कानून पर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। जिन्होंने किसानों के साथ छल किया है वो ही अब किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। नया कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। पीएम ने यह भी कहा कि सरकारें कानून कायदे बनाती हैं, कुछ सवाल स्वाभाविक हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले सरकार एक फैसला नहीं पसंद आता था तो विरोध होता था, लेकिन अब भ्रम फैलाया जा रहा है कि भविष्य में इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अपनाया गया है किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा है कि हमारी सरकार की तरफ से कई वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्हें आमंत्रित भी किया गया है। हम किसानों की बात सुनेंगे और उनकी जो भी समस्या हैं उन्हें हल किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार की तरफ से कई जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय तोमर जी, सबने कहा है कि वी आर नॉट ओनली ओपन फॉर टॉक्स, वी हैव इनवाइटेड देम। और उनको यही कहा है कि आप जहां पे भी हैं तो एक डेजिग्नेटेड जगह में आप जाइए और हमारे साथ आके जब भी बातचीत हो उनके जो सारे जेन्युइन इश्यूज वो बात करने को तैयार है। सर, वो कह रहे हैं कि कंडीशन के साथ बातचीत नहीं हो सकती, वो बार बार कह रहे हैं कि शर्तों के साथ। देखिए, जब भी टॉक्स होती हैं दे आर विदाउट प्री कंडीशन, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशन। जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से हमारे जो मंत्री हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बात सुनेंगे, उन पे कंसिडरेशन होगी। और जो किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सवाल
दागे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी सीधे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? उन्हें संसद में जबरदस्ती क्यों पारित किया गया? एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? अनाज मंडियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? देश के 62 करोड़ किसान 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ कराह रहे हैं। लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। परंतु देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह कहते हैं कि उनके पास बातचीत का समय नहीं, पहले बुराड़ी आओ। अमित शाह जी, सत्ता का अहंकार क्या आपके सर चढ़कर बोल रहा है? अगर आप 1200 किलोमीटर हैदराबाद जनसभा को संबोधित करने के लिए जा सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज मन की बात में उन्होंने कृषि विरोधी काले कानूनों को सही ठहरा दिया। एक तरफ बातचीत का स्वांग कर रहे हैं और एक तरफ आप काले कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। यह कौन सा विरोधाभास और षड्यंत्र है? और 3 दिसंबर क्या किसी ज्योतिषी से निकलवाई है मोदी जी और अमित शाह जी ने? आज बात क्यों नहीं हो सकती? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री शंभू बॉर्डर पर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? देश के कृषि मंत्री शंभू बॉर्डर पर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? ये दर्शाता है कि मोदी सरकार 25 लाख करोड़ के खेती के उपज के कारोबार को किसान के पेट पर लात मारकर 5 या 6 पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं, क्योंकि अब तो उनका नारा ही बन गया है किसानों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मोदी सरकार नहीं। जी, उसी तरीके से अमित शाह जी ने जो प्रपोजल दिया उसको ठुकरा दिया गया है, कैसे देखते हैं? क्या करे किसान? प्रधानमंत्री आज भी ये कह रहे हैं कि खेती विरोधी काले कानून सही हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि बातचीत 3 दिसंबर को होगी, वो भी बुराड़ी आओगे तब होगी। क्यों? ये शर्तें क्यों लगा रहे हैं? 12,000 आपने किसानों पर एफआईआर दर्ज कर ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को आतंकी बता रहे हैं। कोई उन्हें वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हिंदुस्तान की आम जनता इसकी गवाह है कि जब हमारे अन्नदाता हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली आने के लिए गुहार लगा रहे हैं और अपने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे हिंदुस्तान के किसानों ने, जिन्होंने हमें हर दिन अन्न देते हैं, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये सरकार की रूख रवैया देखते हुए मैं ये सरकार को धिक्कार की सिवा और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सरकार को मेरा धिक्कार इसलिए कि ये सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता को त्याग दे चुके हैं। इन फार्मरों ने इतने इस जार के मौसम में ये खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं, इन लोगों के साथ बात करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। ये आम किसानों है हमारा देश के, जिन्होंने ये जो फार्मर्स के खिलाफ जो बिल सरकार ला रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए हैं। उनके खिलाफ आंदोलन की उनके खिलाफ जो विरोध का मुहिम कर रहे हैं, ये सब विरोध का मुहिम को हम सब समर्थन देने के लिए तैयार है। और ये सरकार की आज अपने चेहरा को, सूरत को हम सब देख रहे हैं कि ये सरकार अन्नदाता हमारे किसानों के खिलाफ किस तरीके की संवेदनशीलता की बिल्कुल अहमियत नहीं देते हुए ये सरकार किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें योगेंद्र यादव ने यह कहा है कि आज तीर्थ करने वाले किसान, बांटकर खाने वाले किसान इस देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को लेकर के आए थे। इस आंदोलन से 5 झूठ का पर्दाफाश हुआ है। पहला ये कहा गया कि नए कानूनों का विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, बिचौलिए कर रहे हैं, लेकिन अब इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है कि इनको बरगलाया जा रहा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। इसके अलावा वहीं बात करेंगे, किसान आंदोलन पर भोपाल पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने वहां पर पहुंच करके प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार ने किसान को एक नई आज़ादी देने का काम किया है।
किसी भी क्षेत्र में अपनी बिक्री करने का पूर्ण स्वतंत्रता हर उद्योग को और हर व्यक्ति को होता था। केवल कृषि के क्षेत्र में वो पाबंदी लगी हुई थी और उस जंजीरों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर करके अलग कर दिया है और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाया है। किसानों की रक्षा और किसानों की स्वतंत्रता, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मूल मंत्र है। और जो लोग हमारे कृषि के क्षेत्र के अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो क्रांति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लाई गई है कृषि के क्षेत्र में, उसका लाभ आने वाले समय में कितना किसान को मिल पाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन के सहयोग से 370 और 35A को वापस लाएंगे। महबूबा मुफ्ती दबाव बनाती है कि पाकिस्तान से बात करो। इसमें पाकिस्तान और चीन का क्या है? ये तो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं। शायद वो जम्मू कश्मीर की जनता की ताकत को नज़रअंदाज कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी ने चाहा कि पहले पंचायतों के चुनाव, फिर बीडीसी के चुनाव और अब जिला परिषद के चुनाव कराने की शुरुआत की है, जो पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि चंद परिवार यहाँ पर कब्जा करके बैठते थे, मठाधीश बनकर बैठते थे, सिस्टमैटिकली सिस्टम को लूटते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि युवा नेतृत्व खड़ा हो, वो चाहते ही नहीं थे कि जिला पंचायत के लोग चुनकर आ सकें, वो चाहते नहीं थे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बने। लेकिन मोदी जी ने पंचायती राज के संस्थानों को मजबूत करने के लिए सारे तीनों के चुनाव करवाए और मुझे खुशी इस बात की है कि 51% से ज़्यादा वोट पहले चरण में पड़ा, आगे और बढ़ेगा। ये उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि लोग पत्थर उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे। लोगों ने ना पत्थर उठाया ना बंदूक उठाई, केवल बैलेट में अपना मतदान किया लोकतंत्र को। ओडिशा सरकार ने सोमवार को कोरोना के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बड़े सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य 31 दिसंबर तक प्रतिबंधित रहेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक स्कूल और शिक्षा विभाग कक्षा 9वीं से 12वीं के संबंध में अपने नियंत्रण के तहत स्कूलों को फिर से खोलने की तारीखों के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। सभी शैक्षणिक, तकनीक, कौशल विकास संस्थान यानी कि मेडिकल कॉलेज को भी छोड़कर के साथ साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। और गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना के RT-PCR टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती कर दी गई है। अब केवल 800 रुपये में RT-PCR टेस्ट हो सकेंगे। अभी तक RT-PCR टेस्ट रुपये 2400 में हो रहा था और इसके अलावा अगर RT-PCR टेस्ट का सैंपल होम विजिट से कलेक्शन होगा तो 1200 रुपये देने होंगे। और उधर दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के डेली केस घटने से 30% ICU बेड खाली हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 7.64% तक घटा है। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी के साथ इस महामारी से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव व सूचना नवनीत सहगल ने यह कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए संकल्पबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान और मक्का क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते रहें ताकि प्रत्येक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और समय से भुगतान हो। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 223.85 लाख क्विंटल धान, 2,48,000 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है और अब तक पिछले सालों के मुकाबले अधिक खरीद हुई है। यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों के हित के लिए संकल्पबद्ध है और
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे धान और मक्का क्रय केंद्रों का स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से सतत निरीक्षण करते रहें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक किसान जो धान लेकर सरकारी धान क्रय केंद्र पर आ रहा है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उसे समय से भुगतान हो। इस क्रम में कोऑपरेटिव विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को जो कि ढिलापन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और अभी तक 223.85 लाख धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय के दौरान खरीदे गए धान से 1.5 गुना अधिक है। ये दर्शाता है कि सरकार इस तरफ कमिटेड है, सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अधिक से अधिक धान खरीदे। इसके साथ साथ 2,48,000 कुंटल मक्का की भी खरीद हो चुकी है। दोनों भगवान परशुराम और मां रेणुका के मिलन के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेला विधिवत रूप से संपन्न हो गया और मेले का समापन समारोह की अध्यक्षता स्थानीय विधायक विनय कुमार ने की है। कोविड के चलते इस बार शोभा यात्रा पर प्रतिबंध रहा, लिहाजा रेणुका मंदिर परिसर में ही देव पालकियों का स्वागत किया गया था। उपायुक्त डॉक्टर राजकृष्ण परूथी ने यह कहा है कि पूरे नियमों के तहत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग भी मिला। वहीं स्थानीय विधायक विनय कुमार ने मेले के समापन की बधाई दी। अगर जान है जहान है, मेले होते रहेंगे। सभी ने इसमें सहयोग दिया और मैक्सिमम जो लोग हैं सभी जो इसमें हमने निवेदन किया था कि मास्क पहन के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, सैनिटाइजेशन का यूज करें। जो यहाँ पे 3 देवता आए थे उन सभी के जो भी उनके साथ लोग आए थे उन सभी का हमने टेस्ट करवाया था, ताकि ये ना हो कि वहीं से कोरोना फैलता रहे। उन लोगों ने सभी ने सहयोग दिया। मैं उन सभी का, देवी देवताओं का आशीर्वाद देने के लिए और हमें कोविड से बचाने के लिए सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हुआ है और देव पालकियों को यहाँ से विदा किया गया है अभी, और ये मेला 24 तारीख को जो शुरू हुआ था, आज जिसका लास्ट दिन था। बहुत सारे श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार रेणुका माता और भगवान परशुराम को नमन करने यहाँ पहुँचे और ये देखने में आया कि कोविड के कारण यहाँ रश नहीं हुआ और सारे इंतज़ाम जो प्रशासन ने किए थे उसको लोग। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव मंदोला में देर रात चोरों ने एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम दिया। एटीएम काटकर उसमें रखी नकदी चोर लेकर के फरार हो गए, लेकिन एटीएम से चोरी का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और बैंक मैनेजर अजय कुमार ने यह बताया है कि शुक्रवार को ही एटीएम में 5 लाख रुपए डाले गए थे। डीएसपी बली सिंह ने मौके पर पहुंच करके ये बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। ये ओबीसी बैंक की ब्रांच है, इसमें मंदोला गांव में। इसका साथ में एटीएम भी है और जिसमें ताला लगा हुआ था। तो अब बता रहे भी बीती रात जो शुक्रवार को इन्होंने पैसे डाल लिए थे इस बैंक में और 29 तारीख की रात को वो इसमें से कोई नामालूम चोरी जो कटर से मशीन को काट के उनके अंदर जो पैसे थे वो लेके चले गए। और काउंटिंग अभी चल रही है पैसों की, कितने पैसे गए हैं वो अभी जांच जारी है। कितने पैसे डाले थे? बता रहे सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और सभी ने जहां पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मत्था टेककर गुरु चरणों में शीश भी नवाया और अरदास की। इस दौरान कोरोना नियमों का विशेष रूप से पालन वहां पर किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु अरदास करते हुए नजर आए। यूपी के अम्बेडकर नगर में जिला न्यायालय में लिपिक पद पर कार्यरत आशीष शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आशीष शुक्ला की हत्या गला रेत कर की गई थी। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका ने दिया है। आशीष शुक्ला की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए प्रेमिका अपने 2 साथियों के साथ 6 महीने से उसकी हत्या की प्लानिंग बना रही थी और पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
एक अमीन जो कोर्ट में अमीन थे उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका शव थाना मालीपुर क्षेत्र में नदी के किनारे मिला था और उस शव की तलाश के बाद फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और बहुत जल्दी उस घटना का खुलासा करते हुए उसमें शामिल जो मुख्य व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें जो मृतक हैं वो जिस महिला के साथ रहते थे वो उसमें सबसे उनके बयानों के आधार पर पूरा केस खुला है और उन्होंने अपने दोस्त आनंद तिवारी के साथ मिल करके, चूँकि इनका कुछ पैसों को लेकर के भी विवाद था अपनी जिनके साथ वो रहते थे उनके साथ, और उनको ये भी था कि साथ में रहने के बाद भी वो कहीं कागज़ों पर उनका नाम नहीं था, इस बात को लेकर विवाद रहता था। फिर उनके जीवन में ये आनंद तिवारी नाम का व्यक्ति आया और उसके साथ मिल करके इन्होंने घटना कर दी, जो अमीन थे उनके गले पे चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी और उन्हीं की गाड़ी में उनके शव को। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 2677 नए केस सामने आए हैं, वहीं 2762 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। इनमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल मामले 2,68,063 हो गए हैं, जिसमें 2,37,098 रिकवर हो चुके हैं और इनमें 28,653 सक्रिय मामले हैं और 2,312 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह कहा है कि राज्य में कोरोना के 2044 केस सामने आए हैं, जिसमें 2,472 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 24,099 है। कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,044 प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,472 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 24,099 है। 24,099 में से 11,306 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस होम आइसोलेशन में ही रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,234 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज इस समय राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर के संक्रमण के पश्चात 5,12,028 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में इस समय 94.14% है। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल मिलाकर 7,761 लोगों की मृत्यु हुई है। अब हमारा प्रदेश का जो केस फैटेलिटी रेट है वो भी बहुत दिनों से 1.43% चल रहा था, अब उससे ये कम हो गया है। 1.43% से भी नीचे आ गया है 1.427%। कल हमारे राज्य में 1,52,530 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 1,93,22,658 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिदिन सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,66,397 इलाकों में 4,70,930 टीम दिवस के माध्यम से 2,96,77,426 घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया, जिससे पर्यटन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घाटी के पर्यटन कारोबारी खासे वो चिंतित हैं। कुल्लू में बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते कुल्लू के ज़्यादातर पर्यटक स्थलों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई।
और वहीं अब ताज़ा बर्फबारी का दीदार करने के लिए भी बाहरी राज्यों से पर्यटक कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं, जिससे यहाँ के पर्यटन कारोबार को भी संजीवनी ज़रूर मिली है। लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते कई पर्यटन कारोबारी अपनी जो नाराज़गी है वो उसको भी जाहिर कर रहे हैं। पूरे हिमाचल के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है अगर इसमें गाइडलाइन जो है पूरी क्लियर तरीके से नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए अगर चंडीगढ़ से कोई पर्यटक चल रहा है और वो मंडी पहुंच जाता है मनाली के लिए, तो मंडी से वो कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, कोई गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो इससे जो बुकिंग हुई भी है वो भी कैंसिलेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मेरा तो मुख्यमंत्री महोदय जी आग्रह रहेगा कि इस पर एक क्लियर गाइडलाइंस दें और इस पर विचार दोबारा किया जाए कि एक ट्रैवलर, एक पर्यटक के हिसाब से सोचा जाए कि वो जब चलता है चंडीगढ़ दिल्ली से तो वो किस तरह मूव करता है, उसको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो फिर हम पर्यटन कैसे चला पाएंगे हिमाचल में, जो कि हिमाचल एक पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सामने आ ही रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो उस ट्रैवलर पे हो रहा है जो हमें बिजनेस देता है, हमारे पास आ रहा है, वो पूरा मतलब उसकी पूरा हिल चुका है। क्योंकि वो दिल्ली पहुंचेगा तो दिल्ली पहुंचते ही उसका जैसे 12 बजे ट्रैफिक आती है, सर 12 बजे उसकी फ्लाइट उतरती है, तो आप खुद सोचिए सर वो 12 बजे वहाँ चलेगा तो 8 बजे करीब तो मंडी के आसपास उसको रोक लिया जाएगा या कुल्लू के करीब उसको रोक लिया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा टूरिस्ट, क्या करेगा, वो कहाँ बैठेगा वो। इसमें सर ये नहीं है कि वो इम्पैक्ट जो है मतलब वो ट्रैवल व्यवसाय पे पड़ रहा है। जो आदमी यहाँ पे बड़े मुश्किल से हम लोग अभी आना शुरू हुए थे गेस्ट, वो फिर से पूरे सारे उनका उथल पुथल हो जाएगा सारा जो जितना। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने एक विवादास्पद बयान दे डाला है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी, हिंदुओं में किसी भी जाति का हो बीजेपी उसे टिकट दे देगी। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता वी हनुमंत राव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक मिनिस्टर ईश्वरप्पा जो पंचायत राज मिनिस्टर है, वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं हम सबको टिकट देंगे मगर मुसलमान को नहीं देंगे। ये मेरे को समझ में नहीं आया। मुसलमान इंडिया में नहीं है, यहाँ पैदा नहीं हुए, क्यों भाई मुसलमानों को उतना आपको क्रोध है? ये अपने आप को इनडायरेक्ट बोलते हैं कि भाई हम हिंदू, इस देश में सभी भारतीय एक है बोलते, एकता की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है आपको? और टिकट नहीं देंगे बोलते, हर एक को देंगे मगर मुसलमान। इससे पता लगता ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि किसान आंखों में आंसू भरकर और जान हथेली पर लेकर दिल्ली पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और खट्टर सरकार ने उन्हें दुश्मन मानकर रोकने का दुष्प्रयास किया। अब आप उनसे बात करने की बजाय उन्हें बुराड़ी में अस्थायी जेल में डालना चाहते हैं। आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। कर जान हथेली में लेकर दिल्ली पहुंचा है और केंद्र सरकार ने, खट्टर सरकार ने हरियाणा की उनको दुश्मन मानकर उनको रोकने का दुष्प्रयास किया है। सड़कों में गड्ढे बना करके, तार बाड़े करके, नाना प्रकार के तरीके अपना करके। अब किसान पहुंचा है तो आप उनसे बातचीत करने के बजाय उनको बुराड़ी में एक अस्थायी जेल में डालना चाह रहे। किसान कह रहा है हमसे बातचीत करो, हमें ये 3 काले कानून नहीं चाहिए। और आप बातचीत करने के बजाय अहंकार में चूर हैं और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा देश इस समय किसानों के साथ खड़ा है। किसानों ने जिस समय अर्थव्यवस्था नरक की तरफ, रसातल की तरफ जा रही थी, उस समय उत्पादन बढ़ा करके देश का साथ दिया है। और अब चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे
हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई के धारावी इलाके में एक इमारत की लिफ्ट में फंसकर 5 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार धारावी इलाके में स्थित घोषी शेल्टर बिल्डिंग के लिफ्ट में यह हादसा हुआ है। दरअसल 3 भाई बहन ग्राउंड फ्लोर से चौथे मंजिल पर जाने के लिए चढ़े थे और तीनों बच्चे खेलते हुए लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ ही पल में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक आ गई। पहले दोनों लड़की बाहर निकली, उसके बाद 5 साल का बच्चा मोहम्मद बाहर निकला, लेकिन इससे पहले ही हज़ैफा बाहर निकलता लिफ्ट के बाहर का जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो बंद हो गया और हुज़ैफा उसमें लिफ्ट के दरवाजे और बाहर के लकड़ी के दरवाजे के बीच में फंस गया और अगले ही पल लिफ्ट चल पड़ी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया और पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में अब मातम छाया हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। एक महिला को पिछले 3 दिनों से पागल आशिक परेशान कर रहा था। पीड़ित महिला ने फोन पर पुलिस को शिकायत भी की थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा आरोप पुलिस पर भी लगाया जा रहा है। नतीजा, आरोपी ने महिला के गले पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। अभी एक पेशेंट आया है, लड़की है और शादीशुदा है, 3 बच्चे भी हैं इसके और कह रही है कि किसी ने इसके ऊपर धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किया है और गर्दन पे वार है, थोड़ा गहरा है। अभी नस तो नहीं कटी, लेकिन तब भी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और टाके लगा के फर्स्ट एड देके और जो जरूरत होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को अभी MLC काटेगी। पहले हमें इसको ट्रीटमेंट देना जरूरी था, उसके बाद MLC काटेंगे इसकी ना। मेरी क्या अमेरिका की एक अदालत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में 12 फरवरी को सुनवाई करेगी। भारत ने राणा को 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। डेविड कॉलमैन हेडली के बचपन के दोस्त राणा को 10 जून को लॉस एंजलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया था। उसे मुंबई हमलों में संलिप्तता के मामले में भारत के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनः गिरफ्तार किया गया है।
यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका युवक का शव मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अयोध्या में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक युवक पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर थाना मुंबई के बाबा चौक क्षेत्र में पहुंचकर एक मुकदमे की विवेचना करने लगा। बता दें कि एक परिवार ने अपनी बेटी को लेकर के ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। वहीं फर्जी दरोगा की तरफ से पूछताछ करने पर परिवार को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। खबर पंजाब के संगरूर से है, जहां गांव भुल्लर हेड़ी में गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसके लिए गुरुद्वारा के मुख्य गेट पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं सभी श्रद्धालुओं को मास्क अनिवार्य किया गया और बता दें कि साहिब की हजूरी में कीर्तन भी किया गया और गांव की संगत ने गुरु घर में नतमस्तक होकर श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अमेरिकी कोर्ट सिस्टम पर ही हमला बोला है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो स्वीकार नहीं कर सकते कि चुनाव में उनकी हार हुई है। चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप ने यह कहा कि हम सबूत पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जज अनुमति नहीं दे रहे। हमारे पास कई प्रमाण हैं, हमें सबूत पेश नहीं करने दिए जा रहे। मैं इस संबंध में मुकदमा दायर करूंगा। हमारे पास हजारों एफिडेविट हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो किसी भी हाल में ये नहीं मान सकते कि वो चुनाव हार गए हैं। चुनाव में बहुत धांधली हुई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हुई धांधलियों के खिलाफ मैं हर कानूनी रास्ता अपनाऊंगा। इस मामले में अपनी 125% ताकत लगा दूंगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1383 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 1576 डिस्चार्ज भी हुए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 2,06,128 मामले हो गए हैं, जिसमें 1,88,097 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं और वहीं 14,771 मामले अभी सक्रिय हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि सरकार को तुरंत बुलाकर के किसानों से बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। किसानों की मांगें वाजिब हैं, उन्हें सुनना चाहिए और समाधान इसका निकालना चाहिए। की जा रही है और इसमें कोशिश एक ही है, मेरा कहना टकराव नहीं करना चाहिए। सरकार को तुरंत बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। सर, सरकार की तरह है कि 3 तारीख का टाइम था, लेकिन चौथी बार बुलाया गया किसान संगठनों के नेताओं को। अगर वो चाहे तो तुरंत भी बातचीत करने के लिए तैयार है, तो वो बुराड़ी ग्राउंड में शिफ्ट हो जाए। कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बुलाएं, वहीं बुलाएं, बात कराएं। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां सांसद सीपी जोशी ने 1 दिसंबर को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को लेकर के 3 पंचायत समिति क्षेत्र के लोगों से बीजेपी के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। सांसद सीपी जोशी ने यह कहा है कि पिछले 2 सालों में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, न ही किसानों का कर्ज माफ हुआ और वहीं बिजली की दरें भी बढ़ा दी गई और बड़ी बड़ी किसानों की वीसीआरए भरी गई। इसके चलते किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आज मैं आप सब लोगों से फिर से निवेदन करने उपस्थित हुआ हूँ। पंचायत राज का तीसरा चरण 1 तारीख को है और मेरे छोटे से राजनीतिक अनुभव से मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे राजस्थान में पंचायत राज में जितने जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर आज़ादी से लेकर अब तक नहीं बने, उससे ज़्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद और पंचायत समिति। वहीं चरखी दादरी के गांव खेड़ी बस्तर में सांगू धाम पर सांगवान खाप की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सांगवान खाप के प्रधान और दादरी से
निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने ऐलान किया कि उन्होंने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि भाईचारा पहले, उसके बाद राजनीतिक पद है। विधायक सोमवीर सांगवान ने यह कहा है कि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही ये सोच रखा था कि आम आदमी के हित की राजनीति करूंगा। उन्होंने किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। कल जो तमाम हरियाणा के खापों ने कल फैसला लिया था कि हर खाप अब अपनी पंचायत करके और सबको साथ लेके दिल्ली कूच करें। उसी के अनुरूप हमने अपनी सांगवान खाप इकट्ठी करी है और कल सुबह 10 बजे हम काफिलों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ पूरी खाप दिल्ली को कूच करेगी और किसान भाइयों को हम समर्थन करेंगे। और आज ही मैंने अपने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया कि सरकार का दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री विज ने किसानों को बड़ी सलाह दी है। अनिल विज ने कहा है कि अब ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए क्योंकि धरतीपुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। अब ये डेडलॉक खत्म होकर जल्दी ही वार्ता होनी चाहिए और इसे आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हो गया है और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू के देव सदन से अभियान का शुभारंभ किया है। ये अभियान 27 दिसंबर तक जिला भर में चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत कोरोना लक्षणों वाले मरीजों का पता लगाने के साथ साथ टीबी, कुष्ठ, मधुमेह और रक्तचाप जैसे बीमारियों के लक्षणों के बारे में भी सूचना इकट्ठी की जाएगी। उन्होंने हिम सुरक्षा अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला वासियों से हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो हर घर तक जाने की योजना बनी है और ये कुल्लू जिला में टीमें जितनी बनी हैं और हिम सुरक्षा अभियान ये 27 दिसंबर तक चलेगा। और आज हमने कुल्लू से भी प्रारंभ किया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश था कि हर मंत्री अपने जिला में करे और इसलिए सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया और एक साल तक चले 550वें प्रकाश पर्व का समापन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यहां पर हुआ। इस दौरान यहां पर सीएम कैप्टन भी पहुंचे। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में भव्य आयोजन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुद्वारा श्री भेर साहिब में 550वीं जयंती समारोह के समापन और 551वें प्रकाश पर्व में प्रवेश करने के मौके पर शीश निभाया। सीएम ने इस अवसर पर सुल्तानपुर लोधी को कई बड़ी सौगातें भी दी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ वहां पर देखने को मिली। भोर से ही पवित्र सरयू में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू में स्नान करने के लिए पहुंचे। कार्तिक मास में अयोध्या में रहकर कल्पवास करने वालों को भी वहां पर अनुष्ठान जो है वो उनका पूरा हो गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं को अयोध्या में आने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ अयोध्या के स्थानीय श्रद्धालु और कल्पवासी ही सरयू में स्नान कर पाए। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर स्थित दीवान शुगर मिल पिछले 10 दिनों से कर्मचारियों की मौत का सबब बना हुआ है। पिछले सप्ताह ही एक कर्मचारी का शव मिल परिसर में बनी शीरे के टैंक में पड़ा पाया गया था, जिसकी मौत की सूचना पर परिजनों ने शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ खासा विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से परिजनों से बातचीत करते हुए मामले को सुलझाया गया। उसमें भी मिल प्रबंधन की घोर लापरवाही उजागर हुई और अब इस दूसरी घटना ने दीवान शुगर मिल प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बता दें कि मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित दीवान शुगर मिल में एक और कर्मचारी की मौत हो गई है। कर्मचारी की मौत फैक्ट्री की मशीनों पर लगी चेन में फंसने से हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
फतेहाबाद के गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन नहीं निकाला। साथ ही गुरुद्वारे में ही कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन भी वहां पर किया गया और गुरुद्वारे में श्रद्धालु दूरी बना करके बैठे देखे गए। मथुरा में आगरा खंड स्नातक और शिक्षक के लिए होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। 1 दिसंबर को मतदान होना है। इसके लिए कलेक्ट्रेट के नए कार्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। एडीएम वित्त ब्रजेश कुमार का यह कहना है कि पूरे जनपद में 41 बूथ और 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उनका यह भी कहना है कि 14,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग वहां पर करेंगे। 1 तारीख को जो मतदान आगरा खंड शिक्षक और स्नातक के लिए होना है, उसके लिए आज नागरिक सुरक्षा कार्यालय परिसर जो कलेक्ट्रेट में ही स्थित है, यहाँ से बूथों के लिए पार्टियां रवाना हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपनी सामग्री ले रहे हैं। इसके बाद निर्धारित बसों से निर्धारित स्थल को अपने रवाना हो रहे हैं। करीब अगर बूथों की बात करें कितने बूथों कुल दोनों शिक्षक और स्नातक दोनों में मिला के कुल हमारे। अब हरियाणा में खाप पंचायतें आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में बैठकें कर रही हैं। किसानों को दवाई, राशन और ठंड से बचने के लिए कंबल भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। खाप पंचायतों ने रोहतक में बैठक करके यह निर्णय लिया है कि किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है, उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि बॉर्डर पर डटे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए हरियाणा से युवाओं की टोली जरूरी सामान की आपूर्ति करेगी। पंजाब के बरनाला में सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरा गिरोह को काबू कर अवैध शराब, चोरी की कारें और ट्रक, इसके अलावा नाजायज असला भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी 7 आरोपियों का 2 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया है। जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने कैराना स्थित यमुना नदी में डुबकी लगाई और उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य देकर के परिवार के सुख, शांति और देश में खुशहाली के लिए कामना की है। सुबह से ही स्नान के लिए यमुना घाट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और सूरज निकलने तक श्रद्धालुओं की यमुना के दोनों किनारों पर भीड़ देखने को मिली। एक और यूपी के तो दूसरी ओर हरियाणा के लोगों की भीड़ वहां पर जुटी रही। महिलाएं और पुरुष ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अपने अपने वाहनों में सवार होकर के यमुना घाट पर स्नान के लिए पहुंचे और इसके बाद उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया। पंजाब के पटियाला से एक केसों की बेअदबी का मामला वहां पर सामने आया है। सनूर गुरुद्वारा साहिब में एक सिख के बालों को नोचा गया, जिसके बाद पुलिस को शिकायत भी दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार 2 भाइयों की आपसी तकरार का यह मामला है। पीड़ित सिख ने यह बताया है कि उसे गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने नहीं दिया गया और वहां के सेवादार और गुरुद्वारा साहिब में जो मुख्य सेवादार हैं उनके कहने पर ही केसों की बेअदबी की गई, पिटाई की गई। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व के दिवस पर वहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया और डेरा बाबा नानक में सुखमनी साहिब का पाठ भी किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सुल्तानपुर लोधी में भी गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में नतमस्तक हुए थे और इसके बाद बाबा डेरा नानक के लिए रवाना हुए। श्री बेर साहिब में सुबह से ही श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़े हुए दिखाई दिए और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुल्तानपुर लोधी में भी बेर साहिब में पहुंचे और वहां पर नतमस्तक हुए। इस मौके पर उन्होंने गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव पर बधाई देते हुए गुरु नानक देव जी के सरबत के भले के संदेश को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया और कैप्टन ने यह भी कहा कि इस समय देश को मजबूत करने के लिए सभी कौमों को और धर्मों को इकट्ठा करने की जरूरत है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। सोमवार को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर भी किसानों ने आंदोलन को जारी रखा और बाबा नानक को नमन किया।
भले ही प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और किसान आमने सामने आए हों, लेकिन गुरु नानक जयंती के मौके पर जब प्रदर्शनकारियों ने अरदास की तो उसके बाद वहां पर तैनात जवानों को भी प्रसाद दिया गया। इसके अलावा बात करेंगे यूपी के बिजनौर की, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के दारानगरगंज इलाके का बताया जा रहा है। आरोपी टॉफी दिलाने के बहाने पास के खेत में बच्ची को ले गया और उसके साथ वहां पर जबरदस्ती दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची ने शोर मचाया तो परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पिछले 3 दिनों से भले ही पंजाब के किसान दिल्ली में घुसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने किसानों के आंदोलन को एक नई ताकत दी है। आम आदमी पार्टी पंजाब से लेकर के दिल्ली तक किसानों के समर्थन में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था को करने का वादा किया है। आज हमारे देश के किसान दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे बहुत मुसीबत में हैं। वहाँ पे आके पिछले 5-6 दिनों से अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से बात करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था इतनी ठंड में, जब हम लोग अपने घरों के अंदर हमें इतनी ठंड लग रही है, हमारे किसान भाई रात भर आसमान के नीचे इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। अनाज मंडियों में फसल बेचने वाले और जो फार्म रखने वाले किसानों पर पंजाब सरकार मेहरबान हुई है। सरकार ने मानसा जिले के 32,212 किसानों को सरकार ने आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना का लाभ दिया है, जिसके तहत किसान के परिवार को 5 लाख रुपए तक के इलाज में लाभ मिलेगा, जिसके लिए किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया है। मानसा के जिला मंडी अधिकारी रजनीश गोयल ने बताया है कि पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत अगस्त महीने से उन किसानों से फार्मों की मांग की गई थी जिनके पास गन्ना तौल पर्ची और फसल बेचने पर मिलने वाले जे फार्म हैं। जालौन पुलिस की सर्विलांस टीम ने 1 महीने के अंदर चोरी और गुम हुए 22 मोबाइलों को बरामद किया है और अब बरामद किए मोबाइलों को उनके मालिकों को दे दिया गया, जिसके अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। और मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली और जालौन पुलिस को लोग थैंक यू बोलते हुए नजर आए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जालौन पुलिस लगातार लोगों में अच्छी कार्यशैली के दम पर भरोसा और विश्वास बढ़ा रही है। जालौन में आज 22 मोबाइल की रिकवरी हुई है, जो जिनके वो मोबाइल हैं ऑनर्स को मोबाइल दिए गए हैं पुलिस लाइन में। ये वो मोबाइल हैं जो मतलब मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं जिनके मोबाइल बस में, ट्रेन में, रिक्शा में या दुकानों पर छूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं रात को। तो पुलिस ने इस तरीके के 22 मोबाइल रिकवर किए हैं और उनके सभी ऑनर्स को बुला के आज पुलिस लाइन में उनकी सुपुर्द की। सर लगभग इन मोबाइलों की कितनी कीमत है? 10,000 से 15,000 के बीच में प्रत्येक मोबाइल की कीमत है। लगभग 2.5 से 3 लाख की कीमत है टोटल। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है